हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस के सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 6 का 10वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है गति एवं दूरियों का मापक। ठीक है, एक एक पेज को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही आपके लिए नोट्स भी तैयार कर दिए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आने वाला जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम है, टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, हर जगह ये आपको काम देगा। और इस सीरीज में हम क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के साइंस को कवर करेंगे, और लास्ट में जो 9th और 10th का कवर होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इससे आपको पूरे साइंस का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते चलिए और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट पेज में चर्चा की गई है कि कोई ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण के लिए दो लोग जाते हैं, बूझो और पहेली। ठीक है, इसमें चर्चा किया गया है कि एक बच्चा अपना पैतृक गांव जा रहा है, जिसमें वो रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का प्रयोग करता है। मतलब परिवहन के विभिन्न साधनों का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि परिवहन के विभिन्न साधन क्या क्या है। वहीं दूसरा विद्यार्थी का बात किया गया है जो वायुयान से यात्रा किया है। अन्य विद्यार्थी है जो नाव से सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए। तो इसमें हम गौर से अगर देखेंगे तो परिवहन का साधन का चर्चा किया गया है। ठीक है, परिवहन में अगर आप देखें तो थल पे वायु में भी परिवहन होता है और जल में भी परिवहन होता है। जैसे कि रेलगाड़ी कहाँ चलती है? थल पे, जमीन पे। बस चलती है, बैलगाड़ी हो गई। लेकिन बात करें अगर वायुयान का, तो वायुयान कहाँ चलेगा भैया? तो ये चलेगा वायु में। ठीक है, उसके बाद नाव और जहाज कहाँ चलता है? तो पानी में। मतलब परिवहन का तीनों साधन हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये सारा क्या है? परिवहन का साधन है। परिवहन में हम एक दूसरे जगह पर जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, या फिर सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए हम परिवहन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहीं एक और चीज़ है जिसका चर्चा है, अंतरिक्ष यान। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर चर्चा है कि छोटे पहिए वाले वाहनों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य कौन किया था? तो अंतरिक्ष यान किया था। तो अंतरिक्ष यान क्या करता है? अंतरिक्ष तक जाने का एक साधन है, और इसी के द्वारा हम किसी भी चीज़ को अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो अंतरिक्ष यान भी एक तरह का परिवहन का ही साधन है। ठीक है, और इससे हम कहाँ भेजते हैं सामानों को? तो अंतरिक्ष में। यहाँ पर देखिए, परिवहन के कुछ साधन का फोटो दिया गया है। ये हमारा साइकिल हो गया, बैलगाड़ी, बस, ट्रेन, नाव और एरोप्लेन। मतलब विभिन्न तरह के जो परिवहन का साधन है उसे दिखाया गया है। चलिए, उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है यातायात की कहानी, कि हमारा जो ये यातायात का कहानी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो देखिए, अगर प्राचीन काल में जाएं तो यातायात का कोई साधन नहीं था। जैसे जैसे हमारा विकास हुआ वैसे वैसे यातायात की कहानी भी आगे बढ़ती है। सबसे पहले जब हमारे पास कोई साधन नहीं था तो हम लोग कैसे चलते थे? पैदल चलते थे। देखिए, पैदल चलते थे। फिर पशु का प्रयोग हुआ, फिर नाव का प्रयोग करने लगे। नाव के बाद हम लोग क्या किए? देखिए, पहिए का आविष्कार हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पहिए का आविष्कार। पहिए के आविष्कार ने परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आई। और फिर उसके बाद वाष्प इंजन का जब आविष्कार हो गया तो उसके बाद रेलगाड़ी, मोटर कार, ट्रक, बस और विभिन्न बड़े बड़े परिवहन के साधन विकसित हो गए, और एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान हो गया। चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना भी आसान हो गया। ठीक है, अगर सोचिए, अगर परिवहन का साधन नहीं होता तो क्या कश्मीर से अगर बिहार आना हो पॉसिबल हो पाता? क्या कश्मीर के सामान बिहार पहुंच पाता, या फिर बिहार का सामान कश्मीर पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज हमारे जो व्यापार है वो एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ तक कि दूसरे देशों तक जाता है। तो ये कहीं ना कहीं यातायात की जो कहानी जो आगे बढ़ी है, वाष्प इंजन का आविष्कार, या फिर नाव, या बड़े बड़े शिप जो अब चलने लगे हैं, तो इसी के कारण संभव हो पाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बस के बाद यहाँ देखिए मोटर चलित नाव आ गया। उसके बाद वायुयान का विकास हुआ, और फिर अभी तो देखिए अंतरिक्ष यान तक, हम लोग अंतरिक्ष तक पहुँच गए हैं, मंगल पर जा रहे हैं, चांद पे ज़मीन खरीदा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मानव सभ्यता का विकास है और यातायात की कहानी है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ तक अगर आप लोग देखें तो यातायात की कहानी और यही सारा चीज बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो मापन, अगला टॉपिक जो इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है मापन। देखिए, एक एक चीज़ को जो आप बुक में है उसको हमने नोट्स बना लिया, तो पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस जितना बनाया गया है उसे ही अच्छे से समझते चलिए, आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। मापन क्या होता है, तो पूर्व में संकेत के सहायता से हम लोग मापन करते थे। जैसे हम लोग मापते हैं कि भाई बेंच मापते हैं, बच्चे लोग कैसे मापते हैं कि देखो कितना बित्ता का बेंच है, तो हम बित्ते से मतलब हाथ की लंबाई से नापते हैं। तो गिल्ली और डंटे से डेस्क की लंबाई का मापन, यहाँ पर देखिए ये गिल्ली है और ये डंटा है, गिल्ली डंटे से क्या किया जा रहा है, तो डेस्क के लंबाई का मापन किया जाता है। उसके बाद डोरी के प्रयोग से भी मापन होता है। पैर की सहायता से लंबाई मापन, जैसे कि अगर मान लीजिए 12 पैर की लंबाई वाला कोई दीवार है, तो यहाँ पर जो 12 है वो क्या है, संख्या को दर्शाता है, और पैर जो है दोस्तों, पैर की लंबाई एक तरह का मात्रक का प्रयोग होता है, ठीक है। 12 पैर की लंबाई, तो इसी तरीके से हम लोग प्रयोग करते थे, ठीक है, पहले जब मापन ज़्यादा विकसित नहीं था। फिर धीरे धीरे हम लोग इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं, ठीक है। मापन का देखिए कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो मापन देखिए हर जगह लगभग प्रयोग होता है। चाहे आप दर्जी के पास चले जाइए तो आप कितना कपड़ा लगेगा उसकी लंबाई नापेगा नहीं तब तक दर्जी क्या कपड़ा सिल पाएगा, बिल्कुल नहीं। बढ़ई के पास अगर चले जाइए तो आपका अलमारी बनाना हो, बेड बनाना हो, आपको वहाँ पर भी लंबाई और चौड़ाई का मापन किया जाता है। अगर किसान ही है तो वो भी अपने खेत का मापन करेगा, है कि नहीं। तो मापन का प्रयोग जो है दोस्तों हर जगह किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूरी। दूरी का चर्चा है, तो दूरी क्या है, तो दो स्थानों के बीच की जो वो होता है लंबाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। देखिए जैसे एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु ए और बी, तो एक से बीच की बी की जो दूरी होगी मतलब लंबाई होगी, इसी को दूरी बोलते हैं। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए क्या ए से बी तक हम कैसे भी पहुंचे वो क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो सकता है। इसी के साथ एक और चीज आता है विस्थापन। विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर लिए ए और बी की, तो ए और बी की जो सबसे मिनिमम दूरी होगी, मतलब सबसे न्यूनतम जो लंबाई होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो देखिए दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है कि विस्थापन जो है केवल एक हो सकता है और वो सबसे न्यूनतम दूरी होता है, लेकिन दूरी जो है वो कई भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूरी और विस्थापन में अंतर हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब इस चैप्टर आएगा, लेकिन अभी बेसिक है तो जो हम लोग को पढ़ना है वो देखते चलते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी अगर नापना है तो हम दूरी में मापेंगे। मापन के मात्रक, अब देखिए मापन के मानक मात्रक क्या है, ठीक है। कुछ मापन देखिए यहाँ पर वही है, यहाँ देखिए फोटो में देखेंगे डोरी की लंबाई डेस्क से नापन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आजकल मानक मात्रक के रूप में जिस मात्रक प्रणाली का हम लोग प्रयोग करते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। अब जब देश का वैश्वीकरण हुआ तो एक ऐसे मात्रक की जरूरत हुई जो पूरे विश्व में मान हो, और इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे एसआई मात्रक बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। कुछ एसआई मात्रक जैसे लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक एसआई मात्रक क्या है, एक मानक मात्रक है जिसका प्रयोग पूरे वैश्विक रूप से किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। देखिए अब सेंटीमीटर क्या है, तो अगर 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमको क्या मिलता है, तो सेंटीमीटर मिलता है। इसीलिए इसको याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी सवाल कई बार आपको प्रयोग हो जाएगा, या तो सवाल में डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर के 10, अब 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10 बराबर भागों में बांटें तो उनको बोलते हैं मिलीमीटर।
तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो जो चर्चा है उसे ही कवर करेंगे। डिटेल में जब हम लोग मापन पढ़ेंगे आगे की क्लासों में तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्लास 6 का ये क्लास चल रहा है तो इसमें पूरे अच्छे से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही दोस्तों लंबी दूरी को मापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। मीटर से बड़ा क्या होता है, किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ याद रखना है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से ज़रूर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर यही सारा चीज़ यहाँ भी चर्चा है। ठीक है, देखिए ये सारा चीज़ हम आपको करवाते चल रहे हैं बुक का। ठीक है, चलिए अब अगला जो आपको यहाँ पर चर्चा मिलेगा बुक में वो है गति। गति किसको कहते हैं, तो देखिए जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है तो उसको गति कहते हैं। जैसे कोई कार है जिसको अगर आप देखेंगे तो पहले ए पॉइंट पर था, यहाँ पर था कोई कार, और कुछ समय के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो फिर ये कार है, पहले यहाँ था, फिर कुछ समय के बाद देखेंगे तो ये बी जगह पे आ गया, मतलब यहाँ पहुँच गया है कार। तो ये कार ऐसे यहाँ पर कैसे पहुँचा, तो इसको यहाँ पर पहुँचा, तो इसी को गति बोलते हैं। ठीक है, कि जब कोई वस्तु समय के साथ एक स्थान से परिवर्तन करता, अपने स्थान में परिवर्तन करता है, मतलब ए था और फिर कहाँ पहुँच गया, बी तक। तो ए से बी तक पहुँचने में कुछ समय लगा होगा, तो समय कितना लगा होगा, टी लगा होगा, तब पहले ये था और फिर यहाँ पर पहुँच गया। तो जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। जैसे चिड़िया समय के साथ जगह परिवर्तन करता है कि नहीं। कभी देखेंगे 5 बजे अगर चिड़िया को देखेंगे तो यहाँ बैठा है, और 5:10 पे देखेंगे तो कहीं और चला जा रहा है। तो 10 मिनट में उसके जगह में परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो गति जो इसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, तो गति बराबर क्या होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। तो इसको ध्यान रखेंगे कि गति बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा। मतलब दूरी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और समय का इनडायरेक्टली। ठीक है, गति, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है विराम। विराम क्या होता है, तो विराम क्या होता है, जो समय के साथ जगह परिवर्तन न करे। मतलब अगर हम 5 बजे देखें तो भी वो यहीं पर है, ठीक है, और कोई चीज़, और 6 बजे भी देखें तो भी यहीं पे है, मतलब उसके जगह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे मेज, कुर्सी, क्या ये अपने आप गति करता है, बिल्कुल नहीं करता है, समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है निर्जीव में, तो इसको बोलेंगे विराम में रखी हुई वस्तु। ठीक है, तो ये सब चीज़ बाद में आगे क्लास में आपको यूज होगा ये सब टर्म, कि विराम गति में है, तो कोई विरामावस्था में है, कोई कार है जो विरामावस्था में है मतलब रुका हुआ है, गति कर रहा है मतलब चल रहा है। तो ये सब चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ है। देखिए यहाँ पर मापन उपन को दिखाया गया है। आगे चलेंगे तो विराम में कुछ वस्तु है, जैसे घर, मेज, घड़ी, ये सब चीज़ क्या है, एग्जाम्पल है विराम में वस्तु का। और गतिशील वस्तु क्या हुआ, तो एक उड़ती हुई जो चिड़िया है वो क्या है, गतिशील है। घड़ी में सेकंड का जो सुई है वो क्या है, गतिशील है। तो ये अंतर है विराम और गतिशील में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो लोग भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेशेंस बना के चलिए। अगर हम इस धीरे धीरे 9th-10th के जब चैप्टर पे चलेंगे तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो सवाल सब है वो सब भी क्लियर हो जाएगा। और अभी छोटा छोटा टर्म को आप क्लियर करते चलते चलिए, देखते चलिए, 2 के स्पीड में देखिए, लेकिन 9th-10th में जब क्लास पहुंचेगा तो आप उसको और बहुत अच्छे से नोट्स बना के जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी ऐसा नहीं है, क्लास 6, 7, 8 में भी आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलेगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, तो जो भी TRE 4 है या फिर BPSC का एग्जाम होने वाला है सबके लिए आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गति का प्रकार। तो गति के यहाँ पर 3 प्रकार का वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, पहला है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति
मतलब वैसी गति जो सीधी रेखा में हो। मतलब एक सीधी रेखा में जब गति होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे सीधी सड़क पर वाहन की गति, जो सीधी रोड पर अगर कोई कार चल रहा है तो कैसे चलेगा, सीधी रेखा में, मतलब सरल रेखा में चलेगा। सिपाहियों के परेड में मार्च पास्ट की गति, ये भी क्या है, यहाँ पर देखिए सिपाही हैं जो सीधी चल रहे हैं और कैसे चल रहा है, तो एक सरल रेखा में चल रहा है। गाड़ी कैसे चल रहा है, एक सीधी रेखा में चल रहा है। तो ये क्या है, सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला है दोस्तों वर्तुल गति। क्या है, वर्तुल गति, वैसी गति जो वृत्तीय पथ के अनुकूल हो, मतलब सर्किल में चले, वृत्तीय पथ में चले। जैसे पंखा का गति, पंखा क्या गोल गोल घूमता है कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं वृत्तीय गति। यहाँ पर देखिए बैल द्वारा गोल घूमते हुए पानी का निकालना, यहाँ पर ये देखिए ये गोल घूम रहा है और पानी को निकाला जा रहा है पटवन के लिए, ठीक है। उसके बाद घड़ी के सुइयों का गति, ये सब का कैसा है, तो गोल गोल, मतलब एक सर्किल में गति करता है और इसी गति को बोलते हैं वर्तुली गति या सर्कुलर मोशन इंग्लिश में बोलते हैं। और अगर आप 11-12 में साइंस लिए होंगे तो इस पे एक चैप्टर ही है सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिएगा, छोटा टॉपिक नाम दिख रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे तो ये है आवर्ती गति। आगे चल के इस पे भी एक टॉपिक हो जाता है 11-12 में, ठीक है। आवर्ती गति क्या होता है, वैसी गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है। अगर आप किसी को झूला झूलते हुए देखे होंगे तो देखिए यहाँ इसमें क्या होता है, एक फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। मतलब एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपने जो पाथ है, मतलब अपने जो गति है उसको क्या करता है, दोहराता है। जैसे लोलक का गति, लोलक किसको बोलते हैं, जैसे घड़ी में देखे होंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ जो ये लगा हुआ है लोलक है। लोलक की भी जो गति होती है वो भी कैसा होता है, तो आवर्ती गति होता है। ये सब एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम्पल ही दे देगा कि लोलक का गति कैसा होता है, तो लोलक का गति जो होता है आवर्ती गति होता है लोलक में। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि भैया झूला का गति कैसा होता है, तो झूला का भी गति कैसा होगा, आवर्ती गति होता है जिसमें आगे पीछे गति करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लोलक है, ठीक है, ये गति करेगा कैसे, मान लीजिए कभी ये ऐसे गति करेगा ऊपर और कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, फिर वापस आएगा और इधर की तरफ गति करेगा, ये यहाँ से पूरा वापस आएगा और यहाँ तक फिर यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये क्या है, ये इस जगह पे इसको छोड़ेंगे तो कभी ये इधर जाएगा, कभी ये, तो अपने इस निश्चित जगह से क्या करेगा, ये निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति को दोहराता रहेगा और इसे ही बोलते हैं दोस्तों आवर्ती गति। तो बजते हुए ढोल और तबले में भी पूछा जाता है कि कौन सा गति होता है, तो ढोल जो बजता है और तबला जो बजता है उसमें भी आवर्ती गति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल ही पूछेगा आपसे। उसके बाद मंदिर के घंटी में जो बजता है, मंदिर में जो घंटी जो बजता है उसमें कौन सा गति होता है, तो उसमें भी देखिए यहाँ पर एक लोलक के तरह लटका होता है और इसको भी, इसमें भी दोस्तों क्या होता है, आवर्ती गति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पल ही दे देगा और पूछ देगा। हायर लेवल एग्जाम में भी यहाँ से पूछा जाता है सवाल कि लोलक में कैसी गति होती है, या बजते हुए ढोल या तबले में कैसी गति होती है, मंदिर के घंटी में कैसे गति होती है, तो ये सारा आवर्ती गति होता है। गिटार में कैसा गति होता है, गिटार का जो तार है दोस्तों, इसको हाथ से जब छेड़ते हैं तो इसमें भी दोस्तों आवर्ती गति ही होता है। कैसा गति होता है, तो ये सारा आवर्ती गति का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी बताए हैं याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अतः हम समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति, तो तीनों गति देख लिए। तो गति कुल मिलाकर अगर गति के बारे में देखें तो गति क्या है कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, मतलब जगह में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो गति कहते हैं। चाहे कोई भी गति देख लीजिए, आवर्ती गति जगह में परिवर्तन, वर्तुली गति मतलब सर्कुलर मोशन, इसमें भी जगह का परिवर्तन, सरल रेखीय गति स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें भी गति का परिवर्तन। देखिए सारा पूछा जाता है और ये तीनों जो गति का प्रकार पढ़े हो 11-12 में जाके 3 चैप्टर बनता है,
स्ट्रेट लाइन मोशन अलग पढ़ना है, सर्कुलर मोशन अलग पढ़ना है, और आवर्ती गति मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये सारा आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। तो अतः हम समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। चाहे कोई भी गति हो, चाहे घोंघे का रेंगना हो, नाव का चलना हो, या वायुयान का वायु में ऊंचाइयों में उड़ना हो, ये सभी एक प्रकार का क्या है, गति का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही हमने इसी तरीके से ज्योग्राफी को भी कराया है, और ज्योग्राफी में हम तो क्लास 6 से लेके 9 तक करा दिए हैं। 10th में 2 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। जल्दी क्लास 10th को भी हम कंप्लीट कराएंगे। MCQ क्लास भी चला रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसमें चैप्टर वाइज आपको MCQ कराया जा रहा है, तो आप जरूर देखिए। और जल्द हम एक साइंस का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं आप सभी के लिए, जिसमें डेली हम 20 से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा, और एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन लाया जाएगा। तो आप लोग उस सीरीज को भी देखिए। तो हमारे चैनल पे सारा कुछ किया जा रहा है, आप लोग पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।